नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। दोस्तों, राजनीति एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मैं ठहरा साइंस ग्रेजुएट 61-65, न तो कुछ था उस टाइम। फिर बीए इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी किया, फिर लॉ किया, फिर बीएड किया, टीचिंग 1979 में पढ़ाता था, लेकिन डिग्री नहीं, पढ़ाने की डिग्री नहीं थी। फिर सोचा मुफ्त के जो मिलती हैं डिग्री वो मिल, तो मैंने 79 में बीएड किया। सब में अच्छे अव्वल नंबर से उस जमाने में। मैं बैंक में एमडी बना, टेक्सटाइल में कुछ रिलेशंस ही नहीं। वहाँ मैं सुपरवाइजर से सीनियर असिस्टेंट तक काम किया, ब्लीचिंग मास्टर तक काम किया, और कितनी सारी संस्थानों में काम किया। मैंने वो राजकारण को नज़दीक से देखा, नेताओं को नज़दीक से देखा, क्योंकि मैं तो 1944 में जन्मा, तो 47 से मैंने चीफ मिनिस्टरों को, प्राइम मिनिस्टरों को, सबको देखा। जवाहरलाल नेहरू को भी देखा, नज़दीक से देखा, सुना भी। इंदिरा गांधी, सबको मैंने सुना। राजीव गांधी के साथ खाना खाया। और ये 1980 के बाद जन्मा पक्ष ये कहे कि भारत में कुछ था नहीं, हमने बनाया। तो जब राजनीति किसी एक कॉरपोरेट के साथ हम बिस्तर हो जाती है, किसी ने आर्टिकल्स लिखा, तो वह रिश्ता अपवित्र नहीं, खतरनाक हो जाता है। वो आज भारत के इतिहास में शायद इस दशक दुनिया याद रखेगी। जेपी एसोसिएट्स की नीलामी का केस, वेदांता लिमिटेड की 16,726 करोड़ बोली हारी, और अडानी ग्रुप की 14,535 करोड़ की बोली जीत गई। कहा गया अनफ्रंट ज़्यादा था, टाइमलाइन छोटा था। ठीक है, तो पूरा डेटा पब्लिक करना चाहिए। एनपीवी कैसे निकला, स्कोरिंग कैसे हुई, किसने किस आधार पर वोट दिया किया, क्योंकि फैसला एक ऐसी एंटिटी ने किया जिसके पास 86% वोटिंग पावर्स थी। यह बाजार नहीं है, यह राजनीतिक पावर का खेल है, जहां नियम वही जीतते हैं जो सत्ता के करीब होते हैं, और हारता कौन है? बैंक, होम बायर्स, और अंत में जनता। यही है असली राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो मैंने सोचा कि कार्ल मार्क्स कौन था? उसका जो प्रभाव उस टाइम, उसको समझने के लिए दो प्रमुख पहलू आपको समझना होगा। ये मार्क्स की मुख्य विचारधारा की आइडियोलॉजी क्या थी। मार्क्स के दर्शन को समझने के लिए प्रमुख स्तंभों को देखना आवश्यक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। मार्क्स का मानना था कि इतिहास का निर्धारण विचारों से नहीं, बल्कि उत्पादन के भौतिक साधनों, अर्थव्यवस्था से होता है, और समाज का ढांचा इस बात से तय होता है कि उत्पादन कैसे हो रहा है। मैं जब आर्ट्स करता था उस टाइम इकोनॉमिक्स में, जो प्राइस, पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन, प्राइस, पॉपुलेशन और प्रोडक्शन, कीमत, उत्पादन, और वो
मनुष्य की मतलब जो वस्ती, तीनों का रिलेशंस था। अब तो मायने सब कुछ बदल गए हैं, लेकिन उस टाइम आई एम टॉकिंग ऑफ 69, उस तब जो इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया था वो था वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और मार्क्स ने बुजुआ मतलब पूंजीपति और सर्वहारा मजदूर के बीच संघर्ष को प्रमुख माना। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति मजदूरों की मेहनत से उत्पन्न मूल्य का वह हिस्सा रख लेते हैं, मतलब मुनाफा, प्रॉफिट, जो उनके वेतन से अधिक होता है। यही शोषण की जड़ है। साम्यवाद, कम्युनिज्म, उनका लक्ष्य एक ऐसे वर्गहीन और राज्यहीन समाज का निर्माण करना था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी मालिकाना हक न होकर पूरे समाज का साझा हक है। उसके जो इम्पैक्ट आफ्टर हिज डेथ, उसके निधन के बाद उसका प्रभाव क्या था कि 1883 में मार्क्स के निधन के बाद उनके विचारों ने दुनिया को बदल कर रख दिया। द रिवॉल्यूशन, दैट इज क्रांतियाँ, जो क्रांति हुई 1917 की रूसी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में, और 1949 की चीनी क्रांति माओ के नेतृत्व में, वो मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसने दुनिया में साम्यवादी ब्लॉक बनाया। और उसमें वो श्रमिक आंदोलन, दैट इज द लेबर मूवमेंट्स, पश्चिमी देशों में ट्रेड यूनियन आंदोलन और श्रमिकों के अधिकार, 8 घंटे का काम, न्यूनतम वेतन को मजबूत करने में मार्क्सवादी विचारों का बड़ा हाथ था। जो क्रिटिकल थियरी मतलब आलोचनात्मक सिद्धांत क्या था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल जैसे बौद्धिक आंदोलनों ने मार्क्स के विचारों का उपयोग पूंजीवादी समाज और संस्कृति का विश्लेषण करने के लिए किया। और फिर हुआ शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। मार्क्सवाद के प्रसार ने 20वीं सदी के आधे से अधिक समय तक वैश्विक राजनीति अमेरिका बनाम सोवियत संघ को आकार दिया। वो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशंस, अमेरिका का पूंजीवाद और रशिया का साम्यवाद आज भी है। तो मार्क्स के विचार आज के दौर में भी पूंजीवाद, कैपिटलिज्म को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म उनके विश्लेषण का मुख्य आधार है। और पूंजीवाद पर मार्क्स के विचारों की आधुनिक प्रासंगिकता, रिलेवेंस टुडे, तो बढ़ती असमानता, राइजिंग इनइक्वालिटीज, અત્યારે आज भारत में 8, 10, 15 मूड़ीपतियों के पास 80% मूड़ी जमा हो गई है। गुजरात के 4 इंसानों ने पूरा भारत की लोकशाही को कब्जे में कर लिया है। वो आज के पूंजीवाद की एक गंभीर समस्या है, और उसके लिए जो राइजिंग इनइक्वालिटीज, वो जो आज मार्क्स की यह भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है कि पूंजीवाद अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाता है, और वैश्विक संपत्ति का बड़ा हिस्सा चंद लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। आज वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशंस, मार्क्स ने पूंजीवाद की दुनिया भर में विस्तार करने की क्षमता को माप लिया था, जिसे आज हम वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व के रूप में देखते हैं। और उसकी वजह से आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, उन्होंने पूंजीवाद की अंतर्निहित अस्थिरता को बार बार आने वाले आर्थिक मंदी के दौर की सही पहचान की थी। तकनीकी विकास और बेरोजगारी आज के ज़माने में, आज के डिजिटल युग में ऑटोमेशन और नई तकनीक का उपयोग मजदूरों को प्रतिस्थापित करने और लाभ बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जैसा मार्क्स ने अनुमान लगाया था। और अभी जो पर्यावरणीय संकट, मार्क्स का यह विश्लेषण की पूंजीवादी साधनों का अत्यधिक दोहन करता है और आज के जलवायु
लोकतंत्र के दौर में बहुत प्रासंगिक हैं। और उसका जो ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, उसको क्या था कि ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स की वह पद्धति है जो यह बताती है कि इतिहास का विकास विचारों से नहीं बल्कि भौतिक स्थितियों और आर्थिक उत्पादन से होता है। तो जो उसका समाज का आधार उसका आर्थिक प्रणाली, खेती, उद्योग और तकनीक है। द मोड ऑफ प्रोडक्शंस, उत्पादन की ये पद्धति है। और उसका जो बेस, जो सुपर स्ट्रक्चर्स, उत्पादन के जो साधन आधार तय करते हैं कि समाज की राजनीतिक, कानूनी और सांस्कृतिक संस्थाएं, अधिरन संरचना जैसे राज्य, धर्म, कानून कैसी होगी। और इतिहास के इस चरण में मार्क्स ने इतिहास को उत्पादन के तरीके के आधार पर विभिन्न चरणों में बांटा है कि आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और भविष्य का समाजवाद। और जो क्लास स्ट्रगल्स, मतलब जो आज वर्ग संघर्ष हो रहा है, इतिहास के हर चरण में दो मुख्य वर्ग होते हैं। एक जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, वो शोषक, और दूसरा जो मेहनत करता है वो शोषित। इनके बीच का संघर्ष जैसे मालिक मजदूर समाज में बदलाव लाता है। इसके लिए मैंने जब लॉ किया तब मालिक और मजदूर का रिलेशंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स मैंने पढ़ा था, उस टाइम में की बात करता हूँ। वो आज उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो हम पढ़ते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी होता ही नहीं है, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हम कभी पढ़ते नहीं हैं। कि आज की दुनिया की जटिलताओं को समझने के लिए मार्क्स का यह दृष्टिकोण कि आर्थिक आधार ही सामाजिक संरचना को निर्धारित करता है। तो 143 साल पहले 14 मार्च 1883 को, 70 मार्च को समाजवाद के महान दूत को लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में उनकी पत्नी जैन मार्क्स को कब्र के पास ही दफनाया गया था। और उसके परम मित्र आजीवन कॉमरेड फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा मित्र की दफनाई के बाद उन्हें दी गई संक्षिप्त परंतु भावभीनी और ऐतिहासिक श्रद्धांजलि कि आज संसार का एक महान विचारक विचार करना बंद कर गया है। मानवता के एक बड़ा भाग मानो एक मस्तिष्क जितना गरीब हो गया है। वह मस्तिष्क हमारे युग का सबसे महान मस्तिष्क था। जिस तरह डार्विन ने सजीव प्रकृति के विकास का नियम खोज निकाला, उसी तरह मार्क्स ने मानव इतिहास के विकासवादी सिद्धांत को खोजा है। एक सादा सा तथ्य जो अब तक वैचारिक ढेरों के तले दबा रहा है कि मनुष्य यदि राजनीतिक, विज्ञान, कला, धर्म या किसी भी अन्य विषय की ओर ध्यान देता है तो उससे पहले उसे खाने को भोजन, पीने का पानी, पहनने के लिए वस्त्र और सिर पर छप्पर जैसे आवश्यक तत्वों की आवश्यकता अवश्य रहती है। उस सच्चाई को बाहर लाने का महत्वपूर्ण काम इस गहरी निंदा में पड़े महापुरुष ने किया है। इसलिए जीवन के लिए अनिवार्य भौतिक आवश्यकताओं का उत्पादन करना पड़ता है। इसके लिए आर्थिक व्यवस्था बनानी पड़ती है जिसकी बुनियाद पर धर्म, कला, विज्ञान, कानून, राज्य आदि की इमारतें खड़ी होती हैं। और इसके अलावा आज के पूंजीवाद की गतिशीलताओं के नियम भी उन्होंने खोजे थे। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान के आधार पर उन्होंने पूंजीवाद को उलट पलट श्रमजीवियों की मुक्ति के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए एक निडर और संघर्षशील सेनानी तथा महान क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया। ऐसे महान विचारक और योद्धा का नाम और कार्य सदियों तक जीवित रहेगा और सदियों तक गरीबों की पुकार रहेगी। मिसाल मार्क्स जैसा तबाही लाने वाला नेता तब मिलना आसान नहीं है। वो मैंने जब आर्टिकल्स पढ़ा, सब कुछ तैयार किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश मैंने की, तो मैं आज कहता हूँ कि अगर आप सत्ता, धन से अगर गरीबों को दबाने की कोशिश करेंगे तो याद रखना लोकशाही उसमें कभी भी टिक नहीं पाती है। समाजवाद, साम्यवाद और लोकशाही और राजाशाही
उसमें कोई फर्क नहीं रहा है। आज का पैगाम, अगर आप धर्म के नाम दुनिया को विभाजित करने की कोशिश करेंगे, उस पर आपकी राजकीय रोटी सेकेंगे, तो क्रांति होगी और क्रांति में से उत्क्रांति होगी। यही आज का पैगाम।